यहाँ मंच पर विराजमान मेरे सारे आदरणीय मेहमान, मेरे नौजवान साथी, मेरे सामने मौजूद मातृशक्ति मेरी बहनें, साथ में नौजवान आप सारे, सर्वप्रथम मैं यादविंदर सिंह, शहीद भगत सिंह जी का पौत्र, आप सभी को शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और जैसे अभी एक नारा जो अपने फौजी जी शुभकरण जी हैं उन्होंने भी दिया था, उसकी भी एक शुरुआत करते हैं। मैं कहूंगा मेरा सिंह तेरा सिंह, आप सब कहना भगत सिंह। मेरा सिंह तेरा सिंह, मेरा सिंह तेरा सिंह, मेरा सिंह तेरा सिंह। और यहां पे मौजूद सारे मेरे आदरणीय, देखिए जैसे मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बातें आपको भगत सिंह जी के बारे में बताई, और वो 23 मार्च का दिन था जब से बताया अंग्रेजों ने शाम को चुपके से भगत सिंह जी को फांसी दे दी थी। और अंग्रेजों को लगता था कि हमने हिंदुस्तान से भगत सिंह को मिटा दिया है, हमने हिंदुस्तान से भगत सिंह को खत्म कर दिया है। पर मैं ये कहता हूं, आज ही 28 सितंबर 2025 राजस्थान का जिला चूरू और ये गांव लालासर पूरी दुनिया को बता रहा है, उस लंदन को जवाब दे रहा है कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा, और हमेशा हमें नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए आप सबने यहां पे एक इनकलाब की शुरुआत करी है, और मैं दिल से कहूंगा कि मेरा यही कहना है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वंशज या वारिस नहीं हूं। आप सब भी यहां जो बैठे हैं, आप सब भगत सिंह के वारिस हैं, उनके वंशज हैं, उनके रास्ते में चलने वाले आने वाले क्रांतिकारी हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी के अगर हम जीवन काल की बात करेंगे तो दिन रात समाप्त हो जाएगा, पर उनका किया हुआ योगदान, उनका किया हुआ त्याग, उनका बलिदान की चर्चाएं वो समाप्त नहीं हो सकती। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, महाविद्यालय है, और आज ललासर गांव साधुवाद के लायक है। आज आपने यहाँ पे जैसे 23 मार्च की शहादत के बाद एक इनकलाब की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी, जहां भगत सिंह ने अपनी माता जी से कहा था, मेरे हंसते हुए फांसी चढ़ने के बाद मां आप देखना घर घर में भगत सिंह गाएंगे और हमारा देश आजाद हो जाएगा। उसी तरह आज आपने भी एक नए इनकलाब की शुरुआत करी है। देखिए हमारी विरासत, हमारी वसीयत सिर्फ ये नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी को अपनी जमीन देके जाएं, अपने बड़े बड़े घर देके जाएं, गाड़ी देके जाएं। हमारी विरासत, हमारी वसीयत का हिस्सा ये शहीद भी हैं। ये भगत सिंह हमारी विरासत का हिस्सा है, वसीयत का हिस्सा है, जिसके लिए मैं आदरणीय बुजुर्गों को लालासर के धन्यवाद देता हूं, नौजवानों की जोश को सलाम करता हूं कि आप लोगों ने ये अच्छा बीड़ा उठाया है कि आने वाली पीढ़ी को आप भगत सिंह देके जा रहे हो। और भगत सिंह का जिंदा रहना हिंदुस्तान के स्वाभिमान का जिंदा रहना है। बहुत संक्षेप में आपको अपने परिवार का भी परिचय देता हूं, जिस भगत सिंह जी को आपने यहां स्थापित किया है। अगर हम भगत सिंह जी की बात करते हैं तो भगत सिंह जी की एक नहीं 5-5, 6-6, 7-7 पीढ़ियों ने इस देश के स्वाभिमान बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए अपना बलिदान और अपना त्याग किया है। जैसे उन्होंने बताया अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता जी ने कि उनके चाचा, ताए, उनके पिताजी, मैं और 2 पीढ़ियां आपको और पीछे लेके जाता हूं। आप सबने दुनिया के इतिहास में एक नाम पढ़ा होगा, हमारे देश के इतिहास में, महाराजा रणजीत सिंह का। वो महाराजा रणजीत सिंह जिसने अफगानिस्तान को भी जीत लिया था, जिसको आज भी अमेरिका ड्रोन हमले करके नहीं जीत पाया था, उस महाराजा रणजीत सिंह ने, उस हिंदुस्तानी ने उस अफगानिस्तान को भी जीत के दिखाया था। उस महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज के अंदर भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह सेनापति हुआ करते थे, यानी जर्नैल हुआ करते थे।
तब भी मां भारती का स्वाभिमान बचाने के लिए, क्योंकि वहां से लुटेरे आया करते थे, हिंदुस्तानियों का शोषण करके चले जाते थे, पर वहां पे जाकर भी उन पे राज करके उनको सबक सिखाने का काम, जिसमें भगत सिंह जी के परदादा भी शामिल थे, सरदार फतेह सिंह उनका नाम था। भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी, जो गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे, और उस समय में उन्होंने शिक्षा का महत्व देखते हुए, क्योंकि देखिए अनपढ़ता मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति सही गलत का चुनाव कर सकता है, अपने हक के लिए भी खड़ा हो सकता है। तब भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी ने उस समय शिक्षा के विद्यालय बनाना शुरू किया और गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम उम्र अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह यानी मेरे परदादा लाला लाजपत राय जी के साथ हर समय अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। सारी उम्र मां भारती की आजादी के लिए संघर्ष लड़ते रहे। भगत सिंह जी के चाचा जी सरदार स्वरण सिंह, मात्र 23 साल की आयु में उनका भी निधन हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अखबारों में लिखा करते थे, जिसको पढ़ के हर भारतवासी आंदोलित हो जाता था, अपने हक के लिए खड़ा हो जाता था। अंग्रेजों ने उनसे कहा लिखना छोड़ दो, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। उनसे कोलू के बैल की तरह जेल के अंदर काम कराया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि मात्र 23 साल की आयु में उनका भी जेल में शहीदी हो गई, कुर्बान हो गए वो 23 साल की आयु में। और उसके बाद जिक्र आता है भगत सिंह जी के चाचा जी का, अजीत सिंह जी का। आप मेरे सर पे ये पगड़ी देख रहे हैं, और हम हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, ये पगड़ी को हम लोग अपना ताज मानते हैं। और राजस्थान और खास तौर की जो चूरू है, आप लोगों को पगड़ी का महत्व क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसका महत्व अच्छे से जानते हैं। ये हमारे सर का ताज होता है। तो इस ताज को एक बार ऐसा समय आ गया था, अंग्रेजों ने ऐसा कर लगा दिया था हमारे किसानों के ऊपर कि ये पगड़ी उनके पैरों तले रोंदे जाने को विवश हो गई थी। उन्होंने 10 गुना कर बढ़ा दिया गया, और अंग्रेजों ने हमारे भारतीय किसानों की जमीनों को लूटने के लिए एक कानून लेके आए कि अगर किसी भी किसान का बड़ा बेटा किसी कारणवश मारा जाता है या मर जाता है, तो उसकी जमीन को भी अंग्रेज सरकार अपने अधीन कर लेगी। कोई किसान अपने खेत में पेड़ नहीं काट सकता, कोई पशुओं के लिए झोपड़ी नहीं बना सकता। इस तरह के कानून बना दिए गए थे, किसानों का जीना दूभर कर दिया गया था। तब भगत सिंह जी के चाचा जी खड़े हुए, अजीत सिंह यानी मेरे परदादा, तब उन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल, खड़ा हो पगड़ी संभाल जट्टा करके। एक ऐसा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया था। और मैं कहूंगा उस समय के हमारे देश के किसानों ने अपना ताज संभाला था, और ऐसा ताज संभाला कि 7 समुंदर बैठी रानी विक्टोरिया का भी सिंहासन हिला के रख दिया, उसका मुकुट हिला के रख दिया। और अंग्रेज उनसे इतना भयभीत हो गए अजीत सिंह जी से कि उन्हें 40 साल का देश निकाला दे दिया। सारी उम्र वो जर्मनी में रह के भारत माँ की सेवा के लिए, आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। इस तरह का उनका बलिदान, उनका त्याग चलता रहा। मैं आज शारीरिक रूप से तो पहली बार आपके बीच में आया हूं, पर मेरा ऐसा मानना है चूरू एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे हमारे देश की आजादी के 17 साल पहले तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। आप सब परिचित होंगे, चूरू की वो धरती है जहाँ पे आजादी का जय घोष हमारे देश की वैधानिक रूप से आजादी के 17 साल पहले ला दिया गया था। और आज भी हमारी सीमाओं में रक्षा करने के लिए यहाँ के लोग हमेशा आगे खड़े रहते हैं। उस आजादी को जो भगत सिंह जी आजाद जैसे कुर्बानी देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र जैसे वीरों ने दी है, उसको कायम रखने के लिए चूरू के घर के नौजवान सरहद पे खड़े रहते हैं। तो देशभक्ति क्या है, उसको क्या भाव देना चाहिए, तो यहाँ के लोगों से ज्यादा अच्छा मेरे हिसाब से कोई नहीं समझता। यहाँ की जड़ों के अंदर स्वाभिमान, देशभक्ति, देश को प्यार करने का जज्बा भरा हुआ है। पर कहते हैं ना, जड़ को भी हरी रखने के लिए कई बार पानी देना पड़ता है। तो उस पानी को देने के लिए जो लाला सर ने आज अभियान जगाया है, विचारों का जो आप पानी यहाँ पे सृजन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी परंपरा के हिसाब से, हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है जो यहाँ पे रखी गई है या जो यहाँ स्थापित की गई है। ये एक विचारों की स्थापना की गई है, ये एक इनकलाब की शुरुआत की गई है आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि एक ऐसा नौजवान भी था जो हंसते हुए फांसी का फंदा भी चूम सकता था और हमें आजादी का जज्बा भी दे सकता था। आज आपके और मेरे पास ऐसी आजादी जैसी कीमती चीज है। भगत सिंह जी जब पैदा हुए, यहाँ पे जैसे माताएं बैठी हैं, मैं एक और आपको बात बताता हूं। देखिए, हर माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार होता है, जो स्वाभाविक बात है। माँ विद्यावती, जिन्हें सम्मान के रूप में पंजाब माता भी कहा जाता है, भगत सिंह जी की माता जी यानी मेरी परदादी,
उसके मन में भी एक लालसा थी आज मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरा भक्ता पैदा हुआ है, इसका आने वाला कल कैसा होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और माँ ने उत्साह के साथ अपने बेटे की नक्षत्र चेक कराए, यानी जांच कराई, कुंडली बनाई। और माँ उत्साहित होकर पंडित जी से पूछती है, मेरे बेटे का आने वाला कल कैसा है, मुझे बताओ मेरे पंडित जी। तो माँ का उत्साह बढ़ा हुआ था। तो पंडित जी कहते हैं, आपके बेटे का ये तारे देख के, कुंडली देख के तो ऐसा लगता है ये बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगा, बहुत रुतबा हासिल करेगा, बहुत शोहरत हासिल करेगा, और हो सकता है इसको सम्मान के रूप में 9 लखा हार भी मिल जाएगा। सम्मान के रूप में उन्होंने एक सिंबल दिया कि 9 लखा हार भी मिलेगा इस नौजवान को। और जब ये बात मुझे मेरे दादाजी से पता चली कि वैसा भगत सिंह जी की माता जी को बताया गया, यानी मेरी परदादी जी को बताया गया, तो मैं मानता हूं वो उनकी भविष्यवाणी पंडित जी की सच भी हुई। जिस 9 लखा हार की वो बात कर रहे थे, वो फांसी का फंदा बनके भगत सिंह जी के गले में आया, और वो आज हर हिंदुस्तानी के दिलों में राज कर रहे हैं। इसलिए उनका ये रुतबा है कि हर हिंदुस्तानी के दिलों में राज करते हुए सिंहासन पे वो पहुंच गए। उसी तरह जिस दिन वो पैदा हुए, उसी दिन उनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी और उनके चाचा जी अजीत सिंह जी बर्मा की जेल से रिहा होकर आए थे। तब उनकी दादी श्रीमती जय कौर ने खुश होकर कहा, ये लड़का तो बहुत भागों वाला है, आज ये पैदा हुआ है और आज ही के दिन इसके पिता और चाचा को जेल से रिहाई मिली है। ये भागा वाला है, जिससे उनका नाम भगत सिंह पड़ा। और सच में ऐसे वो भागों वाला था जिसने हमारी माँ भारती की गुलामी की जंजीरें अपने लहू की तपिश से पिघला के रख दी थी। जो साम्राज्य कहता था हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, उसको डुबो के दिखा दिया था। उस तरह का वो नौजवान था जो आप सारे साधारण किसान परिवारों में से ही निकल के आया था। उसी तरह अगर हम बात करते हैं उनके, जब वो 5 साल के हुए, जैसे घर से ही क्रांति की जो बातें सुना करते थे, और आज जैसे तभी मैं ये आपको बात बताना चाह रहा हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो संघर्ष आगे चलता रहा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आजादी का महत्व बताया गया, भारत माँ का सेवा का भाव बताया गया। इसीलिए आज आपने ये विरासत आगे आने वाली पीढ़ी को देनी। आज ये छोटे छोटे बच्चे बैठे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये भी कहूंगा, एक बार आपने तालियां किसी और के लिए नहीं बजानी, अपने खुद के लिए बजानी, अपने लालासर गांव के लिए बजानी है, क्योंकि आज आप एक क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहाँ इतने तादाद में ये आने वाला पीढ़ी, यानी आने वाला हिंदुस्तान, आने वाला चूरू यहाँ बैठा है। इसने तय करना है कैसा हिंदुस्तान होगा, ये वर्तमान तय करेगा। और आप लोगों ने उनको, क्योंकि देखिए एक समाज एक दर्पण के समान होता है, उसको आप जो दिखाओगे वो देखेगा, वो समझेगा। आज आप इसको भगत सिंह दिखा रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं, क्रांति का संघर्ष जब चलता रहा, जब महज 5 साल की उनकी उम्र थी, तो अपने पिताजी के साथ खेतों में वो गए और देखा उनके पिताजी गन्ना बो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि एक गन्ना बोते हैं तो उसके बाद कितने होंगे, तो उन्होंने बताया इसके बाद काफी सारे गन्ने उगेंगे। तो भगत सिंह जी अपने घर से एक खिलौने की बंदूक ले आए और उसको खेतों में दबाने लगे। तो उनसे पूछा गया कि बेटा भगत तू क्या कर रहा है? तब उन्होंने कहा, पिताजी मैं अपने खेतों के अंदर बंदूकें बो रहा हूं, ये उगेगी जो भारतवासियों के काम आएगी और हमें आजादी दिलाने के लिए संघर्ष में काम आएगी। तो ये विचार, ये सोच, जैसे मेरे से पहले भी वक्ता ने बताया कि महज 12 साल के वो थे जब जलियांवाला बाग का संहार किया गया। किसी ने वहां पे अपना पति को खो दिया था, किसी ने वहां पे अपने बेटे को खो दिया था, किसी का पूरा परिवार वहां खत्म हो गया था। वहां शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे आज हम सब बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जलियांवाला बाग में हमारे देशवासी इकट्ठे हुए थे, जहां पे उनको गोलियों से भून दिया गया था। अपने जीवन काल में जलियांवाला बाग भी एक बार जरूर देख के आइएगा, इन पीढ़ियों को दिखाइएगा। जैसे उन्होंने बताया, ये आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली, इसके लिए बलिदान और त्याग किया गया, संघर्ष किया गया है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें तो यही दिखाया जाता है कि हम तो याचना ही करते रह गए, हम लोग झुकते ही रह गए अंग्रेजों के आगे। पर जैसे उन्होंने कहा, अगर घरों में जाओगे, गांव में जाओगे, देहात में जाओगे, बुजुर्गों के दिल से पूछोगे तो वो बताएंगे। मेरे एक नौजवान, मेरे साथी ने पूछा, एक छोटे बच्चे ने ही मुझसे पूछा था कि इतिहास पढ़ के तो हमें यही लगता है कि हम जगह झुकते रहे, हारते रहे। पर मैंने उसे यही बताया, हमारे इतिहास का हिस्सा नेताजी सुभाष चंद्र भी हैं, भगत सिंह भी है, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, जिन्होंने हमें ये बताया कि हमें सर कटाना तो मंजूर है पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। उसी तरह का परिवर्तन मैंने जैसे कहा, जिस परंपरा का निर्वाह चूरू करता है, राजस्थान करता है, आपकी और मेरी परंपरा भी एक है, और वो परंपरा वही है कि हमें सर कटाना मंजूर है पर सर झुकाना मंजूर है।
उसी तरह भगत सिंह जी का संघर्ष चलता है अपने जीवन में। लाला लाजपत राय एक बुजुर्ग हमारे नेता थे, आजादी की हक की बात कर रहे थे। इतनी यातनाएं दी गई अंग्रेजों द्वारा, उनसे लाठीचार्ज किया गया हिंदुस्तान के हक की बात करने पे कि उनका निधन हो गया। तब बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि उत्तर भारत में खासतौर की माताओं बहनों ने घरों के बाहर चूड़ियां रख दी थी। क्या एक हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग अपने हक की बात नहीं कर सकता? क्या इतनी बर्बरता यहां पे चलेगी? क्या हिंदुस्तान का पुरुषार्थ सो गया है? तब भगत सिंह जी और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया था। अंग्रेज हमारे देश में कानून लेके आ रहे थे जिससे किसान को अपनी फसल का मुआवजा लेने के लिए या अपनी फसल को तय करने के लिए कीमत के लिए आवाज नहीं उठानी होगी, अपने आप अंग्रेज अफसर आएगा, अधिकारी आएगा, उसको तय कर देगा। ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आ रहे थे, अगर कोई उसका विरोध करेगा तो उसे बिना सवाल पूछे जेल में डाल दिया जाएगा। तब भगत सिंह जी ने असेंबली में धमाका किया। वो ऐसा धमाका था जिसमें किसी की जान नहीं गई, पर बहरी हुकूमत को यह बता दिया गया कि अब हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का समाज जाग चुका है अपने हक और सच की लड़ाई लड़ने के लिए। कहते हैं ना, वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, और वो जवानी ही क्या जो दी हुई दुश्मन की चुनौती ना मोड़ सके। उस जवानी ने दुश्मनों की चुनौती मोड़ी थी। जब जब युवा जागा है, देश का संकट भागा है।